हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपको एमपीटीईटी और अन्य राज्यों की शिक्षक भर्ती संबंधी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें बाल विकास, पेडागोजी और साइकोलॉजी की निःशुल्क तैयारी करवाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। एमपीटीईटी के लिए हम पूरी तैयारी करवाएंगे, पूरे विषय की, इंग्लिश छोड़ के संस्कृत तक की। यदि आपको हमारा स्टडी मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ छात्रों की समस्या होती है कि ये पेडागोजी जो है ये समझ में नहीं आती, ये क्या कहलाता है, इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे प्रश्न आएंगे, बहुत सारी कठिनाई। तो आज का हमारा जो पहला वीडियो है ये इसी पेडागोजी को लेकर के है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पेडागोजी में हमें मुख्यतः क्या पढ़ना होता है, क्योंकि जैसे हम एमपीटीईटी के हिसाब से बताएं तो ये 15, 15, 10, 15, 15, 30, 40, 55 और 30, 85, ये 85 अंक जो हैं, 85 अंक आउट ऑफ 150, इसमें से आपको लगभग 85 से 90 जो अंक रहेंगे ये आपको पेडागोजी, साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से होंगे। जिनका ये वाला सेक्शन अच्छे से तैयार हो गया, हमें लगता है उनके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखते हैं ये पेडागोजी क्या कहलाती है। हालांकि पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र में हमें क्या पढ़ना होता है, तो ये संबंधित विषय है, जैसे पर्यावरण है या गणित है या हिंदी है या संस्कृत है। इनके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले उस विषय की परिभाषा। अनेक जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार इसकी परिभाषा हमें समझना होती है कि ये विषय क्या कहलाता है, उस विषय का इतिहास क्या रहा। इसका मतलब है कि जो वो विषय है उसमें कौन से मनोवैज्ञानिकों का, कौन से गणितज्ञों का या संबंधित विषय के विषय विशेषज्ञों का क्या योगदान रहा, ये चीज भी हमें कुछ इसमें पढ़ना होती है। इसके बाद में हम देखते हैं उस विषय को विद्यालय में क्यों पढ़ाया जाए, इसके बारे में अध्ययन करना होता है। फिर उस विषय को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य कई प्रकार के होते हैं, ब्लूम वर्गीकरण हम आपको बताएंगे अगली बार कभी। ये सभी शिक्षण शास्त्र में ये लागू रहता है, एक सा है, इसको अलग अलग नहीं पढ़ना। फिर एनसीएफ, ये जो है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार, इसके अनुसार हमें सभी विषयों के उद्देश्य जरूर पढ़ना होते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी के अकॉर्डिंग आता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कि इस एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है या गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। हालांकि ये उद्देश्य जो है ये कुछ कठिन है, क्योंकि ये अलग अलग कक्षाओं में भी तय किए गए हैं कि प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर इनके उद्देश्य क्या है। ये हम आपको एनसीएफ जिस दिन करवाएंगे उस दिन हम आपको बताएंगे। इसके बाद में उस विषय शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये हमें पढ़ना होता है सभी स्तरों पर। यहाँ सभी स्तरों पर मतलब है कि प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और हाई स्कूल स्तर पर उनका उद्देश्य क्या है। उस विषय का महत्व हमें पढ़ना होता है पेडागोजी में कि वो विषय हम क्यों पढ़ें। इसके बाद में उस विषय की शिक्षण विधियां, हालांकि ये शिक्षण विधियां हर बार ये 3 प्रकार से इन्हें बांटा जाता है। एक तो होती है प्राचीनतम, एक होती है नवीन और एक होती है नवीनतम विधियां। आगे हम आपको कभी बताएंगे उनके बारे में। तो इन शिक्षण विधियों को हमें पढ़ना होता है। फिर इसके बाद हमें यह पढ़ना होता है कि किस प्रकरण को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है, जैसे हम कहें कि हम संसद को पढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी, तो ऐसे वाद विवाद विधि सर्वश्रेष्ठ होती है, ऐसी संसद की प्रक्रिया जैसे हम समझाना चाहते हैं। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं कि संबंधित शीर्षक दे देंगे, प्रकरण दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस प्रकरण को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद में उस विषय को पढ़ाने के शिक्षण सूत्र, जो आपके 13 शिक्षण सूत्र होते हैं हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा बताए गए। लगभग कुछ विषय के एक से होते हैं, कुछ विषय के अलग अलग होते हैं, हम आपको बताएंगे। वो शिक्षण सूत्र कहलाते हैं, ठीक है, जैसे सरल से कठिन की ओर, इस टाइप से ऐसे। फिर इसके बाद में आता है यहाँ विषय शिक्षक के आवश्यक गुण। जो भी विषय का शिक्षक है उसके आवश्यक गुण क्या है,
एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसके बाद में उस विषय का आदर्श पाठ्यक्रम कैसा हो, इसका अध्ययन किया जाता है पेडागोजी में। उस विषय की आदर्श पाठ्य पुस्तक कैसी हो, पाठ्य पुस्तक के बारे में आगे सब बताएंगे हम आपको। विषय पढ़ाए जाने का व्यवहारिक उद्देश्य क्या है, मतलब यह है, व्यवहारिक उद्देश्य का मतलब यह है कि हम इस विषय को अपने जीवन में क्यों पढ़े, ये हमें कहाँ मदद करने वाला है, ये व्यवहारिक उद्देश्य ये कहलाता है। विषय संबंधी कक्षा कक्ष के बाहर और कक्षा कक्ष के अंदर की क्रियाकलाप क्या हो, बच्चों को अदर एक्टिविटीज जो हम करवाते हैं अन्य क्रियाकलाप, वो कक्षाओं में क्या करवाएं और कक्षा के बाहर कौन से कार्यकलाप करवाएं, ये कार्यकलाप भी पेडागोजी के अंतर्गत आते हैं, उससे संबंधित होते हैं। आदर्श कक्षा कक्ष कैसा हो, कक्षा कक्ष को किस प्रकार से सुसज्जित किया जाए, ये हमें पेडागोजी के अंतर्गत पढ़ना होता है। इसके बाद में आदर्श प्रयोगशाला या उस विषय का संग्रहालय, या यदि हिंदी है तो भाषा प्रयोगशाला भी उसमें रहती है, तो ये कैसा हो, साइंस है तो प्रयोगशाला कैसी हो। आदर्श विषय के सहशैक्षिक क्रियाकलाप, सहशैक्षिक क्रियाकलाप विषय की मतलब शिक्षा के साथ साथ जो चलने वाले होते हैं कक्षागत और कक्षा के बाहर, ये सहशैक्षिक क्रियाकलाप अदर एक्टिविटीज इसमें सब आ जाती हैं। ये हम कैसे करवाएं, शिक्षण में आने वाली समस्याएं या चुनौतियां जो हैं उनसे शिक्षक कैसे निपटे, कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्ञान कैसे करवाएं। उस विषय के अंतर्गत आने वाले उप विषय, जैसे विज्ञान के अंतर्गत कई विषय आते हैं सहायक या उप विषय जिनको हम कहते हैं, या पर्यावरण के अंतर्गत कई उप विषय आते हैं। यहां से एक प्रश्न पक्का आता है, कहेंगे कि निम्न में से कौन सा जो विषय है वो पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता, तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे अलग अलग विषय के पेडागोजी में, ये उप विषय कहलाते हैं। फिर आता है शिक्षण के चर, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। जनरली शिक्षण के 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और आश्रित चर। जो स्वतंत्र चर होता है ये शिक्षक कहलाता है, जो आश्रित चर होता है वो शिक्षार्थी या विद्यार्थी कहलाता है, और जो मध्यस्थ चर होते हैं ये हमारे संसाधन या पाठ्यक्रम आदि, ये सब मध्यस्थ चरों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में हमें उस विषय का क्षेत्र पढ़ना होता है कि उस जो भी विषय पर्टिकुलर हम पढ़ रहे हैं उस विषय के अंतर्गत हमें किन किन अन्य चीजों का अध्ययन करना होता है, ये क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में विषय की प्रकृति आ जाती है। प्रकृति मतलब ये कला है या विज्ञान है या दोनों है, ये तय करना होता है। प्रत्येक विषय का पर्टिकुलर ये फिक्स होता है। उस विषय को हम जो उपकरण बनाने वाली जो संस्था है वो कौन सी संस्था उस विषय के उपकरण तैयार करती है, ये जवाबदारी किस संस्था की है। ये पिछली बार 2012 एमपीटीटी में यहां से प्रश्न था गणित में। फिर संबंधित विषय की अधिगम अक्षमताएं, अलग अलग विषय की अलग अलग अधिगम अक्षमताएं होती हैं, जैसे गणित की है डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, या हिंदी की है डिस्फेजिया, फेजिया, एलेक्सिया, डिक्लेसिया, ऐसी बहुत सारी अक्षमताएं होती हैं, तो इनको भी हमें पढ़ना होता है। संबंधित विषय की अधिगम अक्षमताएं क्या हैं। फिर हमें पढ़ना होता है विषय को रुचिकर बनाने के उपाय क्या हैं, उस विषय को अच्छे से हम कैसे पढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हमें पढ़ना होता है कि जो पाठ्यक्रम वर्तमान में विद्यालयों में बोर्ड के द्वारा, अलग अलग बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम के दोष क्या हैं। इसके बाद हमें पढ़ना होता है पुनः शिक्षण। ये पुनः शिक्षण कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत ही पुनः शिक्षण आ जाता है। पुनः शिक्षण में उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण को हमें पढ़ना होता है। इसके बाद में हमें पढ़ना होता है कि संबंधित विषय का पाठ्यक्रम कौन सी संस्था बनाती है, पाठ्यक्रम कौन सी संस्था बनाती है। जनरली आजकल सभी राज्यों ने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू किया है, लेकिन अपने प्रदेश के स्तर पर कुछ अन्य पाठ्यक्रम जो चलाए जाते हैं वो संस्थाओं के माध्यम से, बोर्ड जो राज्य स्तर की संस्थाएं होती हैं, ठीक है, एससीईआरटी राज्य स्तर की संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा भी कुछ पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इतना ये पेडागोजी में हमें सब पढ़ना होता है। दोस्तों, यदि आपको ये हमारा आज का वीडियो पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र क्या है ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम जो दूसरा वीडियो लेके आएंगे वो शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी का ही होगा, जिसमें आपका विलोम वर्गीकरण, शिक्षण शास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति आदि बहुत सारी जानकारियां हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।